रिलेटेड है, ठीक है। तो उस मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए बहुत से सोर्सेज हैं आरबीआई के पास, ठीक है। तो कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव पहले हम करेंगे, क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव, ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, क्वालिटेटिव करेंगे, ये इधर आना है, नाम मैं चेंज करके भेज दूंगी। क्वालिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट इज बैंक रेट। बैंक रेट कौन सा रेट है, इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई डिस्काउंट, इट मींस वो रेट जिस पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट, ठीक है। जैसे कॉमर्शियल बैंक्स को अगर पैसे की जरूरत हो तो वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हमारा आरबीआई है, तो आरबीआई के पास जाती है लोन लेने के लिए कॉमर्शियल बैंक्स, तो जिस रेट पे या इंटरेस्ट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। और इससे मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगी, देखो अगर तो आरबीआई ने मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो वो बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी। जैसे पहले 4% इंटरेस्ट पे वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रही थी, अब उसे लगता है कि मनी सप्लाई को थोड़ा कंट्रोल किया जाए तो वो 4 से 8 6 जितना भी है इंक्रीज कर देगी। जितना ज्यादा आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उतना ही ज्यादा कमर्शियल बैंक लोगों को, नॉर्मल इंडिविजुअल्स को भी ज्यादा ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो जब हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन मिलता है तो हम लोन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो खुद ही वो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाती है। ऑन द अदर हैंड वो अगर सप्लाई को इंक्रीज करना चाहती है इकोनॉमी में आरबीआई, तो वो इंटरेस्ट रेट या बैंक रेट को रिड्यूस कर देगी ताकि लोग इजीली लोन ले सके और मनी सप्लाई सर्कुलेट हो सके पूरी इकोनॉमी में, ठीक है। समझ आया? यस मैम। ओके। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, जब सेंट्रल बैंक के पास जो सिक्योरिटीज होती हैं, दैट इज शेयर्स एंड डिवेंचर्स, जब वो ओपन मार्केट में सेल और परचेज करती है, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कि मार्केट में जाके अपनी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करना। तो जब इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई पहले ही बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल कैसे करना है कि जो सिक्योरिटीज है उन्हें सेल कर दो, ठीक है। आरबीआई क्या करती है, सिक्योरिटीज को सेल कर देती है। जब वो सिक्योरिटी सेल करेगी तो क्या होगा कि शेयर्स और डिबेंचर या डॉक्यूमेंट्स मार्केट में चले गए और मार्केट से मनी आरबीआई के पास आ गई, ठीक है। तो मनी रिड्यूस हो गई इकोनॉमी में से। और जब मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज जो भी है वो बाय करती है ताकि जो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो सके, सर्कुलेट हो सके, ठीक है। थर्ड वन इज रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है कि अगर आपने बैंक से लोन लेना है तो आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, पता है ना ये? यस मैम। जब किसी भी बैंक से लोन लेना है हमने तो एज अ सिक्योरिटी कुछ देना पड़ता है। तो जैसे आपने कोई एसेट रखी है उनके पास गिरवी, या फिर लोन लेने के लिए कुछ दिया है, तो उसकी वैल्यू और जो एक्चुअल लोन जनरेट किया है उन दोनों का डिफरेंस होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने 1 लाख का लोन लेना था तो मैंने 80,000 की अगर सिक्योरिटी दे दी या 1,20,000 की सिक्योरिटी दी है, और 1 लाख का लोन मुझे जनरेट हुआ है बैंक में से, तो 1,20,000 और 1 लाख का डिफरेंस दैट इज 20,000 होगी हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट या रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये जो है बैंक चेंज कर सकता है आरबीआई मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। Next is repo and reserve repo rates. Whenever the bank have any shortage of fund, then they can borrow it from RBI. Repo rate क्या होगा, जब is a rate at which bank borrow from RBI। वही सेम जो पहले हमने बैंक रेट पढ़ा है, ऐसे ही रेपो एंड रिजर्व रेपो होता है। रेपो तो सेम बैंक रेट हो गया। करंट रेपो रेट जैसे 2014 का बताया, अब चल रहा है 6.5, ठीक है। तो ऐसे ही रिजर्व रेपो क्या हुआ कि आरबीआई खुद जब लोन बोरो करती है किसी और से, तो उसका
उल्टा हो गया। रिजर्व रेपो मींस जिस इंटरेस्ट पे रिजर्व बैंक को लोन मिलेगा उसी अकॉर्डिंग वो अपनी इकोनॉमी में आगे लोन जनरेट करेंगे, दैट इज रिजर्व रेपो। ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, हर बैंक को अपने पास कुछ लिक्विड फॉर्म में पैसा रखना होता है, वो आरबीआई फिक्स करती है कि कॉमर्शियल बैंक कितनी अपनी अमाउंट को, जितने भी उनके पास डिपॉजिट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में रखेंगे, मींस कैश फॉर्म में रखेंगे। ठीक है। तो जब भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हो, इंक्रीज करना हो, तो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट कम कर दी जाती है, जब डिक्रीज करना हो तो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ज्यादा कर दी जाती है। ठीक है। कि अगर बैंक के पास कैश फॉर्म ज्यादा होगी तो वो लोगों को नहीं पैसा देंगे, क्योंकि उनके पास खुद की रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल होनी चाहिए, फिर वो किसी को लोन दे सकते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन है तो ज्यादा कर दिया जाएगा ये लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, अगर डिफ्लेशन है तो कम कर दिया जाएगा कि बैंक अपने पास कम रखे और लोगों को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है। नेक्स्ट चले। यस मैम। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओके। तो क्वालिटेटिव, देखो ये जो अभी लिए गए थे पहले, वो किसी स्पेसिफिक बैंक के लिए नहीं लिए जाते, वो पूरी इकोनॉमी में, होल पूरी इकोनॉमी के लिए मेजर्स लिए जाते हैं कि जितने भी बैंक्स हैं सारे उसे फॉलो करेंगे। लेकिन जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किसी एक स्पेसिफिक बैंक के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग का मतलब क्या है कि कुछ रेशियो फिक्स कर देना, कोटा फिक्स कर देना, कि अगर तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो कुछ कोटा फिक्स कर दे कि बस इन्हें ही लोन मिलेगा, उसके अलावा किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो जैसे क्या होता है, एग्रीकल्चर कोटा फिक्स कर दिया, या फिर कुछ भी ऐसे कोई भी कोटास फिक्स कर दिए, डिसेबिलिटी कोटा फिक्स कर दिया कि सिर्फ इन्हें लोन दिया जाएगा। अगर मनी सप्लाई को कम करना है, कंट्रोल करना है, तो कुछ ऐसे कोटास और रेशनिंग्स फिक्स किए कर दिए जाते हैं। ठीक है। अगर इंक्रीज करना है तो ये सारे कोटास हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड मैक्सिमम लोन वैल्यू। वही है जो कि डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन जनरेटेड। तो इन दोनों का डिफरेंस आराम से चेंज किया जाता है बाय आरबीआई टू इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। ठीक है। पब्लिसिटी, आरबीआई यूज मीडिया फॉर द पब्लिसिटी। आरबीआई क्या करती है कि डायरेक्शंस देती है थ्रू पब्लिसिटी, कि जैसे अगर उन्हें लगे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना जरूरी है तो कुछ डायरेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। डायरेक्टिव एक्शन मींस पब्लिसिटी की जाती है या मीडिया के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कि ऑलरेडी मनी सप्लाई इंक्रीज हो चुकी है तो इस टाइम पे बैंक्स को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। एक एक्शन लिया जाता है इनडायरेक्टली बैंक्स के लिए। ठीक है। उनको वार्न करने के लिए एक ये टेक्निक है कि पब्लिसिटी के थ्रू जब आरबीआई ये समझाने की कोशिश करती है कि मनी सप्लाई इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो उसके अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक्स को काम करना चाहिए। दैट इज अनदर measure used by RBI. ठीक है। Next is consumer credit. If there is excess demand of consumer durable leading to high price, so central bank can reduce consumer credit. Consumer credit क्या होता है कि जितना भी इंडिविजुअल्स को लोन दिया जा रहा है या फिर कोई भी क्रेडिट पे इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जा रहे हैं, तो उन सारी चीजों में चेंज लेके आना। ठीक है। रेगुलेट कर देना उन्हें बाय इंक्रीजिंग डाउन पेमेंट एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। जैसे लोन की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जो कि आपने 15 इंस्टॉलमेंट्स देनी है इतने इतने अमाउंट की, तो अगर उन्हें लगे कि मार्केट में पैसा नहीं है, आरबीआई को लगे, तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कम कर देगा। जैसे 15 नहीं, आपको 7 या 8 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना होगा और ज्यादा अमाउंट फिर आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे पहले तो 15 इंस्टॉलमेंट थी तो थोड़ा 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 करना पड़ता था, पड़ेगा। लेकिन अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो वो क्रेडिट इंस्टॉलमेंट्स जो है, कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट कर दिया जाता है, नंबर ऑफ मंथ कम करके अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाता है। ये सारी टेक्निक्स आरबीआई की तरफ से फॉलो की जाती है। मॉरल एसोसिएशन, मॉरल एसोसिएशन एक रिक्वेस्ट है जो आरबीआई करती है कॉमर्शियल बैंक्स को, कि अगर लगे जैसे एसबीआई बहुत ज्यादा लोन दे रहा है तो आरबीआई डायरेक्ट उसको एक मेल करेगी कि मॉरली उसको समझाएगी कि आप इतना ज्यादा क्रेडिट सैंक्शन मत करो, नहीं तो इकोनॉमी में इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो मॉरली समझाना, जस्ट एक्शन लेना किसी एक बैंक के लिए, कुछ पेनल्टी, कुछ मतलब चार्ज कुछ नहीं करना है, बस मॉरली सुसाइड करना है, उन्हें समझाने की कोशिश करनी है। ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन तब लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है किसी एक कॉमर्शियल बैंक के लिए। ठीक है। तो उसमें क्या है, उस पे या तो
केस कर दिया जाता है कि जब वो मॉरल एसोसिएशन के बाद भी कोई बैंक ना समझे, फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोन देता रहे या बहुत ज्यादा क्रेडिट जनरेट करे, तो उस टाइम पे डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है किसी एक बैंक पे आरबीआई की तरफ से, तो उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज यस। नीड। अब जरूरत क्या है मॉनेटरी पॉलिसी की? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट, की इकोनॉमी में मनी सप्लाई कभी कम ना हो, ठीक है, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स का होना जरूरी है। इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर रेगुलेट करने के लिए, जैसे कॉमर्शियल आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के लिए रेट डिफाइन करेगी, देन आरबीआई कॉमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के लिए, तो एक रेट स्ट्रक्चर इंटीग्रेट करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी होना जरूरी है। इफेक्टिव सेंट्रल बैंकिंग की एक पॉलिसी अगर ना हो, मॉनेटरी पॉलिसी ना हो, तो कोई भी बैंक किसी भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, तो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस और इनइफेक्टिव बैंकिंग हो जाएगी, इसलिए एक सेंट्रल पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। नए बैंक ओपन किए जाए, या फिर बहुत ज्यादा अगर लॉस हो रहा है तो मर्ज कर दिए जाए बैंक्स, जैसे अभी ओबीसी और पंजाब नेशनल बैंक मर्ज नहीं, एक्वायर कर लिया उन्होंने, एक्विजिशन हुआ है, पता है आपको कि पंजाब नेशनल बैंक ने ओबीसी को एक्वायर कर लिया है, तो अभी ओबीसी बैंक का नाम नहीं चलता, अभी पंजाब नेशनल ही चलता है। तो ऐसे ये सारी पॉलिसीज मॉनिटरी पॉलिसी या आरबीआई की तरफ से बनाई जाती हैं ताकि बैंकिंग सिस्टम अच्छे से काम कर सके। ठीक है, बाकी ये कुछ करने वाला नहीं है आपके लिए। ठीक है क्लास।